अच्छा जी, उसके बाद अब ये टेबल है क्लासिफिकेशन ऑफ सिवियरिटी ऑफ द एस्थमा एक्सासर्बेशन। अब पेशेंट्स को जो है एस्थमा की एक्सासर्बेशन होती है, उस पर अब हमने देखना होता है कि वो माइल्ड है, मॉडरेट, सीवियर, या वो पेशेंट इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है। तो हमें जो सिम्टम्स मिलेंगे, सिम्टम्स जो पेशेंट बताएगा और साइंस, उसकी बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, अगर सिम्टम्स में सबसे पहले ब्रेथलेसनेस और स्पीच हम चेक करेंगे। अगर उसको माइल्ड एक्सासर्बेशन हुई है एस्थमा की, तो उसकी जो ब्रेथलेसनेस है, उसको जो डिस्निया हो रहा है, वो सिर्फ एक्टिविटी से होगा। मॉडरेट अटैक हुआ है तो उसको बात करने से डिस्निया होगा। सीवियर में उसको रेस्टिंग पे डिस्निया होगा। और अगर वो इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है तो उसको रेस्ट पे भी डिस्निया हो रहा है। ठीक है, इसी तरह स्पीच को हमने देखना होता है कि उसकी माइल्ड अटैक में वो सेंटेंसेस बोल सकता है, लेकिन मॉडरेट अटैक में सिर्फ फ्रेजेस बोलेगा। सीवियर में सिर्फ उसके कुछ लफ्ज़ निकलेंगे मुंह से, वर्ड्स, वो बोल नहीं पाएगा। ठीक है, और वर्ड्स बोल पाएगा, लेकिन इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर में वो बिल्कुल भी नहीं, कैन नॉट स्पीक, बिल्कुल बोल नहीं पाएगा। तो ये दो सिम्टम्स जो हैं वो, इसको हमने इस तरह से देखना होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और रेस्पिरेटरी फेलियर में, कि पेशेंट किस कैटेगरी में आ रहा है। इसी तरह हम साइंस देखते हैं। सबसे पहले जो है साइन में है बॉडी पोजीशन। जिस तरह मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, तो पेशेंट जो है वो जिस तरह सीवियर जो स्टेटस एस्थमेटिकस था, सीवियर एक्यूट अटैक, उसमें पेशेंट लेट नहीं पाता, और उसने अपने शोल्डर गर्डल को भी इस तरह से रखा होता है कि वो अपने एक्सेसरी मसल्स को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर रहा होता है। तो माइल्ड अगर अटैक हुआ है पेशेंट को एस्थमा का, तो वो एबल है टू रिक्लाइन यानी टेक लगा सकता है। वो टेक लगा के, जैसे जिस तरह लेटते हैं या टेक लगाते हैं, तो उसमें अभी एबिलिटी है। मॉडरेट अटैक में वो प्रेफर करेगा कि मैं बैठूंगा, वो लेट नहीं, मतलब प्रेफर करता है सिटिंग। सीवियर में अब वो रिक्लाइन नहीं कर पाएगा, टेक नहीं लगा पाएगा, और इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर में भी अनेबल टू रिक्लाइन। रेस्पिरेटरी रेट हमने फिर असेस करना है। माइल्ड में अटैक में उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, मैंने आपको बताया टैकिपनिया होता है। मॉडरेट में भी इंक्रीज़ होगा, टैकिपनिया होगा। सीवियर में जो है ना, मोर देन 30 पर मिनट हमें मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली 12 to 18 जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, 12 to 18 ब्रेथ पर मिनट, अब मोर देन 30 पर मिनट हमें मिल रहा है सीवियर अटैक में। इसी तरह 30 मिनट हमें विथ सेंट्रल साइनोसिस हमें मिलेगा रेस्पिरेटरी फेलियर में। देन आता है यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल हो रहा है या नहीं। माइल्ड अटैक में तो नहीं करेगा, मॉडरेट में कॉमनली यूज़ करते हैं, और सीवियर अटैक में जो है यूजुअली, जबकि पैराडॉक्सिकल थोरेको एब्डोमिनल मूवमेंट हमें मिलेगी इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर में। पैराडॉक्सिकल थोरेको एब्डोमिनल मूवमेंट क्या होता है? पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग में या रेस्पिरेशन में चेस्ट वॉल जो है वो मूव करती है इनवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब पेशेंट इनहेल करेगा तो वो चेस्ट वॉल इनवर्ड मूव करेगी, और एक्सहेलेशन के दौरान आउटवर्ड मूव करेगी। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है, और ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में हमें पता है कि हम जब ब्रीथ करते हैं, हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे मूव करेगा। नीचे मूव करेगा तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी, एयर जो है चेस्ट में जाएगी इनहेलेशन के दौरान। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंड करती है, जबकि एक्सहेलेशन के दौरान डायफ्राम फिर रिलैक्स करता है, ऊपर जाता है, और फिर एयर को बाहर की तरफ पुश करता है। लेकिन अब इस पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग में ऑपोजिट हो रहा है। डायफ्राम और जो चेस्ट वॉल हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और चेस्ट वॉल को जो है वो एक्सपेंड होने के बजाय वो चेस्ट वॉल सिंक कर रही है इनहेलेशन के दौरान, और बाहर की तरफ बल्ज आउट कर रही है एक्सहेलेशन के दौरान। ठीक है, और जबकि अब एब्डोमेन की इसमें बात करें, तो एब्डोमेन भी जो है वो मूव इन कर रहा है इनहेलेशन में, और आउटवर्ड मूव कर रहा है एक्सहेलेशन में। तो इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग, जो कि इसमें मिलती है। उसके बाद ब्रेथ साउंड्स हम चेक करेंगे। तो अगर माइल्ड एस्थमा अटैक हुआ है, उसमें मॉडरेट रोंचाए मिलेंगे। कब मिलेंगे? एट मिड टू एंड एक्सपायरेटरी। जबकि मॉडरेट अटैक में लाउड रोंचाए मिलेंगे, वहाँ पे मॉडरेट इसमें लाउड थ्रू आउट द एक्सपायरेशन मिलेंगे। सीवियर अटैक में लाउड इंस्पायरेटरी भी हैं और एक्सपायरेटरी रोंचा इंस्पायरेशन में भी मिल रहे हैं सीवियर में। और इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर में बिल्कुल पुअर एयर एंट्री होगी, जिसकी वजह से रोंचाए वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल साइलेंट चेस्ट हमें मिलेगी, कोई साउंड नहीं मिलेगा, ब्रेथ साउंड। हार्ट रेट भी हम असेस करते हैं। माइल्ड अटैक में हमें लेस देन 100 जो है पेशेंट का हार्ट रेट मिलता है, लेकिन हमने कहा था रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है। मॉडरेट में 100 to 120, सीवियर में मोर देन 120, और इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर में रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा। मेंटल स्टेटस देखें तो माइल्ड में पेशेंट जो है वो मे बी एजिटेटेड, मॉडरेट अटैक में यूजुअली एजिटेटेड, रेस्पिरेटरी फेलियर में कंफ्यूज हो गया, वो ड्राउजी होगा।
ये सारे जो साइंस हैं इनको हमने डिस्टिंग्विश किया सब में से। अब फंक्शनल असेसमेंट भी करनी होती है, जिसमें पीक एक्सपायरेटरी फ़्लो जो है परसेंटेज वाइज हमने प्रिडिक्ट करना है। माइल्ड अटैक में अभी उसका पीक एक्सपायरेटरी फ़्लो मोर देन 80% मिल रहा है। मॉडरेट में 50 to 80, सीवियर में वो 50 से भी कम हो गया है, और इम्पेंडिंग रेस्पायरेटरी फेलियर में वो बिल्कुल लेस देन 50 हो गया। ऑक्सीजन सेचुरेशन में से मोर देन 95 होती ही है माइल्ड अटैक में। मॉडरेट में 91 to 95, सीवियर में अब वो कम हो रही है, लेस देन 91। इम्पेंडिंग रेस्पायरेटरी फेलियर में भी लेस देन 91 ऑक्सीजन सेचुरेशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वैसे नॉर्मल होता है माइल्ड अटैक में, मॉडरेट में मोर देन 60, सीवियर और फेलियर में जो है ना वो 60 से कम हो जाता है। पीछे भी हमने डिस्कस किया कि 60 से कम होगा तो वो पेशेंट फेलियर में जाएगा, ठीक है, जो कि हमें ABGs से पता चलता है कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। इसी तरह साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड का भी उसी में चेक करना होता है, तो वो मोर देन 42 अगर जा रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट रेस्पायरेटरी एसिडोसिस में जा रहा है। वैसे इनिशियली एल्कलोसिस होती है, ठीक है, लेस देन 42 ही होती है, और मॉडरेट अटैक में भी लेस देन 42, सीवियर में मोर देन 42, और फेलियर में भी मोर देन 42 मिलीमीटर मर्करी। तो ये सारा इसमें टेबल था जिसमें जो है हमने क्लासीफाई किया है सीवियरिटी ऑफ एस्थमा एक्सरबेशन को। अब आ जाता है हमारे पास कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा, ठीक है। क्या DD बन सकती है अगर हमें इस तरह की सारी पिक्चर मिल रही है, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। तो हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो कि ब्रोंकियल एस्थमा को मिमिक कर सकती हैं, ऐसा लगेगा कि एस्थमा हुआ है। अगर पेशेंट को वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है उसकी भी पिक्चर इसी तरह से हो सकती है, ठीक है, डिस्निया, वीजिंग और ये सारी जो चेस्ट टाइटनेस, इस तरह के सिम्टम। वोकल पैरालिसिस में फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, लेरिंगोट्रैकियल मास, एंजियोइडीमा हो जाए, COPD, ब्रोंकिएक्टेसिस, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी माइकोसिस, श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम, हिस्टेरिया। उसके बाद आ जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एस्थमा। अब एस्थमा में आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशंस करवा सकता है, इसमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन, क्योंकि वो हाइपर एक्टिविटी हो गई है एयरवे की और म्यूकस सिक्रीशंस भी ज़्यादा हो रही है, प्लग बन रहा है, तो पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। एयरवे इन्फेक्शंस ससेप्टिबिलिटी होती है, और एग्जॉशन फटीग हो रही थी, ठीक है, एग्जॉशन होगी। न्यूमोथोरेक्स भी इसकी रेयर कॉम्प्लिकेशन मैंने डिस्कस की, जिसके लिए हम एक्सरे करवा रहे थे। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है पेशेंट को, और एंड में कोर पल्मोनल। अब मैनेजमेंट क्या है, हमने कैसे पेशेंट को, एस्थमेटिक पेशेंट को मैनेज करना है। सबसे पहले आती है प्रिवेंशन की, उसको ये अटैक ना हो। तो उसमें हमने जो एलर्जेंस हैं जिसकी वजह से हो रहा था उन पॉजिटिव एलर्जेंस को अवॉइड करना है, जैसे हाउस डस्ट माइट हो गई, पेट्स, ग्रास पॉलन, केमिकल्स, उनको अवॉइड करना है। चेस्ट इन्फेक्शन का अर्ली ट्रीटमेंट करना होगा अगर हुआ है तो, और सिगरेट स्मोकिंग की डिसकंटिन्यूएंस करनी होगी, क्योंकि ये भी एक एग्रेवेटिंग फैक्टर है। न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन याद रखिएगा, हर साल जो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन इन पेशेंट्स को देनी होगी विथ मॉडरेट टू सीवियर एस्थमा है जिनको, ठीक है, वो हर साल न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन करवाएंगे। बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड करें क्योंकि इनसे ब्रोंकोस्पाज्म हमें पता है और ज़्यादा वर्सन होगा। एस इनहिबिटर, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो कि हाइपरटेंशन या हार्ट फेलियर में दिया जाता है, इसको उन्होंने अवॉइड करना है और कोई और ड्रग लें उसकी जगह पे, क्योंकि ये भी कफ को एग्रेवेट करती है। हमने पढ़ा है इसका साइड इफ़ेक्ट होता है एंजियोइडिमा, ब्रेडिकाइनेंस की वजह से ये कफ करवाती है। इसके अलावा हाइपोसेंसिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, अब ये एक और मैनेजमेंट में ही आता है, प्रिवेंशन है एक। इसमें होता क्या है कि हमने ना पेशेंट को सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाना होता है, वेरी स्मॉल बट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ एलर्जिन, ठीक है। होता तो थोड़े से डोज में एलर्जिन ही होता है, वही हम उसको उसी पेशेंट को सबकुटेनियसली लगा रहे हैं। बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट एस्थमा, जो उसको एस्थमा करवा रहा है वो एलर्जिन, डस्ट भी हो सकती है, पोलन भी हो सकता है। आल्दो दिस मोड ऑफ थेरेपी इम्प्रूव द सिम्टम, रिड्यूसेस मेडिकेशन रिक्वायरमेंट, सिम्टम भी सही होंगे, दवाई भी उसको फिर कम लेनी पड़ेगी, और ब्रोंकियल हाइपर सेंसिटिविटी भी उसकी एलिविएट होगी, सही हो जाएगी। येट इट हैज़ रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग अक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन, इसका थोड़ा खतरा होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का। इसी वजह से हमने प्रिकॉशंस लेनी होंगी टू कम्पैक्ट द रिएक्शन। तो हमारे पास उसका हल यानी एड्रीनलिन का इंजेक्शन, एट्रोपिन का, और हाइड्रोकॉर्टिसोन हमारे हाथ में होने चाहिए जब हम हाइपोसेंसिटाइजेशन कर रहे हों, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है प्रिवेंशन के बाद ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। अब एस्थमा के मेडिकेशंस को हमने ना डिवाइड किया है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल और दूसरा क्विक रिलीफ मेडिकेशन, ठीक है, जो उस वक्त क्विकली रिलीफ दें, और दूसरी जो कि लॉन्ग टर्म में पेशेंट ले ताकि उसको एस्थमा का अटैक ना हो।
तो लॉन्ग टर्म जो वाली हैं वो उसको रोज़ाना लेनी होंगी ताकि परसिस्टेंट एस्थमा जो है उसका मेंटेन रहे, उसको कंट्रोल करे, ठीक है, उस पर कंट्रोल मेंटेन रहे। अब इस तरह की ड्रग्स में अब लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड्स भी आ जाते हैं और लाबा लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जबकि क्विक रिलीफ मेडिकेशन जो होती है ना वो प्रमोट करती है प्रॉम्प्ट रिवर्सल ऑफ अक्यूट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जो अचानक से अभी हुआ है एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है उसको जल्द से जल्द क्विकली जो है रिलीफ करने वाली जो होती हैं वो कैसे करेंगी, वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगी। ब्रोंकियल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होती हैं, तो ये हमने आईवी में देने होते हैं एजेंट्स। ये मतलब आईवी में इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है और साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जिक एंड अमाइनोफाइलिन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये क्विक रिलीफ में आती हैं जबकि लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास बाकी आती हैं। उसके बाद कह रहा है कि मैनी एस्थमा मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली और बाय इन्हेलेशन, ठीक है। अब इन्हेलेशन जो है वो अप्रोप्रिएट एजेंट उनकी इन्हेलेशन जो है उससे हमें एडवांटेज मिलता है डिलीवरी ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली टू द टारगेट ऑर्गन, ठीक है। इससे डायरेक्टली एक तो टारगेट ऑर्गन में जा रहा है, दूसरा ज़्यादा कंसनट्रेशन में जाएगा, तो ये बेस्ट ऑप्शन इन्हेलेशन से होता है। दिस रिजल्ट इन अ मोर रैपिड ऑनसेट ऑफ पल्मोनरी इफेक्ट, ठीक है, जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे एज वेल एज लेस सिस्टेमिक इफेक्ट्स। सिस्टेमिकली जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी इससे कम होंगे विद द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम डोज, तो ओरल की निस्बत इन्हेलेशन ज़्यादा बेस्ट मेथड रहेगा। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट में। सबसे पहले हम डिटेल में लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशंस देखेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म में हमने कहा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स याद रखिएगा ये मोस्ट पोटेंट और कंसिस्टेंटली इफेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं। यानी ये कैसे एक्ट करेंगे, ये एक तो अक्यूट और क्रोनिक जो इन्फ्लामेशन हो रही है वहाँ पे ब्रोंकाई में उसको रिड्यूस करेगा और इसके अलावा जिसके नतीजे में जो एस्थमा है उसके सिम्टम कंट्रोल होंगे और एस्थमा के एक्सरबेशंस को भी ये स्टेरॉइड्स प्रिवेंट करेंगे। तो इसमें फ़र्दर आ जाते हैं हम जो है लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन, यानी जो पेशेंट को रोज़ाना लेनी होती है अपनी परसिस्टेंट एस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। उसमें इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ होते हैं एज वेल एज़ ओरल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनहेल को डिटेल में देखें। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना, ये याद रखिएगा कि फ़र्स्ट लाइन जो मेंटेनेंस थेरेपी है कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, उन पेशेंट्स के लिए जिनको रेगुलर और परसिस्टिंग सिम्टम होते हैं एस्थमा के, इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट विथ इज़ रिक्वायर्ड बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट इनहेलर, ठीक है, वो बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको जो है सिम्टम्स हो रहे हैं परसिस्टिंग, तो हम उनको साथ में इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं बीकोटाइड इनहेलर या बैक्लोफोर्ट इनहेलर, ठीक है। बीकोटाइड इनहेलर कह रहा है कि ये लो डोज इसमें होता है इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, यानी 50 mcg बीटा मेथासोन होता है पर डोज और इसके 2 पफ लगाने होते हैं दिन में 2 से 4 मरतबा। लेकिन बैक्लोफोर्ट इनहेलर जो है ये बस हाई डोज़ है, उस डोज़ का फ़र्क है स्टेरॉइड, और इसमें 250 mcg बीटा मेथासोन पर डोज़ होता है और इसके भी 2 पफ्स 2 to 4 टाइम डेली यूज़ करने होते हैं। ये हमने जो है बैक्लोफोर्ट इनहेलर उन पेशेंट्स के लिए रिज़र्व रखा होता है जो कि लो डोज स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो फिर हम ये हाई डोज स्टेरॉइड देंगे। उसके बाद कह रहा है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स फ्रॉम द इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड मे नॉट बी ऑब्जर्व्ड फॉर मंथ, ठीक है, महीनों तक हमें रिजल्ट नहीं भी मिल सकता। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्टेरॉइड्स, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स के यूज़ करने से, उसमें आ जाता है ओरल कैंडिडियासिस एंड हॉर्सनेस, ठीक है, हॉर्सनेस एंड कैंडिडियासिस। तो इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए स्पेसर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्पेसर असल में जो इनहेलर होता है उसी के साथ, आगे हम डिस्कस करेंगे, उसी के साथ एक चैम्बर्ड बॉक्स होता है वो लगाया जाता है, ठीक है। एक तो वो पेशेंट्स जो कि जिनको पता नहीं होता कि जिस तरह बच्चे हो गए कि किस तरह से इनहेलर को यूज़ करना है, प्रेस करके फिर इनहेल करना है उसी टाइम, तो उनको ये ज़्यादातर दिया जाता है स्पेसर डिवाइसेस, ठीक है। उसमें एक चैम्बर ही होता है जो उसी के साथ अटैच करना होता है और फिर वो जो ड्रग है वो उसमें रिलीज़ होकर फिर स्लोली वो बच्चा या एडल्ट इनहेल करेगा उसको। तो हम साइड इफ़ेक्ट्स को भी प्रिवेंट करने के लिए स्पेसर डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर इनहेलेशन एंड माउथ राइजिंग आफ्टर इनहेलेशन हेल्प प्रिवेंट दी साइड इफ़ेक्ट। और दूसरा ये कि स्पेसर डिवाइस से जो है ना वो ड्रग डायरेक्टली लंग्स में जाएगी, फिर वो फेरिंग्स वगैरह में यहाँ पे नहीं होगी, तो कैंडिडियासिस का भी खतरा नहीं होगा, डायरेक्टली इनहेल हो रही है, तो ये साइड इफ़ेक्ट प्रिवेंट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसर डिवाइसेस। और दूसरा, इन साइड इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए जब भी ड्रग यूज़ करे पेशेंट, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करे, तो उसके बाद उसको अपने माउथ को राइंस करना है, ठीक है।
दूसरा जो इसमें हाई डोज जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि 800 mcg पर डे से अगर ज़्यादा यूज़ किए गए तो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सिस्टेमिकली, जैसे वो एड्रीनल सप्रेशन करवाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, स्किन थिनिंग एंड कैटरेक्ट। यहाँ पर मेरे पास एक है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स राइनोक्लेनल, जो इसमें फॉर्मूला है बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट। ठीक है, ये इनहेलेशन फॉर्म में है। ये जो है मेरे पास सस्पेंशन स्प्रे है, लेकिन इसी का एक इनहेलेशन स्प्रे भी होता है जो कि अस्थमा में दिया जाता है। ये तो नेज़ल स्प्रे है, ये है वो क्लेनल के नाम से प्रेशराइज इनहेलेशन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बाकी भी आपने देखे होंगे अस्थमा के इस तरह के इनहेलर्स, इनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो एडेड होते हैं, यानी है किसी में लाबा है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जैसे साल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल। ठीक है, और उसके साथ देखें फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट जो है वो स्टीरॉयड है, तो मिक्स फॉर्म में एडेड होते हैं। या फिर ये खाली सिर्फ इनहेलेशन स्टीरॉयड भी आता है, कंबाइंड फॉर्म में भी आता है। तो यानी ये मेनली करते क्या हैं कि उसको इन्फ्लामेशन को सबसाइड करेंगे एक्यूट एंड क्रोनिक को, और ये हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में कंट्रोल में देंगे। दूसरा, इनहेलेशन स्टीरॉयड के अलावा हम ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी अस्थमा में देते हैं। अब ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड याद रखिएगा उन पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है जो कि इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ, उससे अस्थमा सही नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम ओरली अब देंगे। अब इसका जो डोज़ है ओरली खाने के लिए दे रहे हैं तो याद रखिएगा बहुत लो रखना होता है, एज़ लो एज़ पॉसिबल टू अवॉइड द साइड इफ़ेक्ट। और इसमें आपने ये भी याद रखना है कि अल्टरनेट डे ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रेफर किया जाता है टू द डेली ट्रीटमेंट, यानी एक दिन दिया, एक दिन दवाई खाई, एक दिन नहीं, फिर अगले दिन इस तरह। तो शॉर्ट कोर्स होता है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द सिम्टम। इसमें हम देते हैं प्रेडनिसोलोन 30 to 60 मिलीग्राम पर डे एज अ सिंगल डोज ओरली दी जाती है सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग में, अंटिल 2 days आफ्टर द कंट्रोल इज़ री इस्टेब्लिश्ड। उसके बाद हमें पता है कि हम जब स्टेरॉइड देते हैं तो फिर उसको बंद करने के लिए टैपर किया जाता है उसका डोज, लेकिन टैपरिंग ऑफ द डोज टू विथड्रॉ द ट्रीटमेंट इज़ नॉट नेसेसरी अनलेस गिवन फॉर मोर देन 3 week, यानी कि अगर 3 week से ज़्यादा उसमें स्टेरॉइड्स उसको नहीं दिए गए थे तो फिर ज़रूरी नहीं है कि टैपर किया जाए। लेकिन अगर 3 week से ज़्यादा उसने स्टेरॉइड्स लिए हैं, अस्थमा सही नहीं हो रहा था कंट्रोल, तो फिर आपने टैपर करना है डोज को, क्योंकि कभी भी सडनली विथड्रॉ नहीं किए जाते स्टेरॉइड्स, वरना साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एड्रीनल इंसफिशेंसी और एक्सेट्रा। उसके बाद है कि अर्ली ट्रीटमेंट सिवियर एस्थमा अटैक का विथ एडिक्वेट डोज ऑफ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूजुअली रिलीव द सिम्टम एंड प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन। यानी अगर किसी को बहुत ही सिवियर किस्म का एस्थमा अटैक हुआ है, स्टेटस एस्थमेटिकस भी कह सकते हैं, तो उस वक्त आपने अर्ली ट्रीटमेंट ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कर लिया है तो फिर सिम्टम रिलीव हो जाते हैं और फिर हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रिवेंट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को जो ना कंटिन्यूइंग ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। स्टडीज़ सजेस्ट करती हैं कि अगर आप लो डोज मीथोट्रेक्सेट का, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये अगर हम दें तो उससे प्रेडनिसोलोन की जो डोज़ है वो कम किया जा सकता है। यानी प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड्स हम दे रहे थे, उसका डोज कम हो सकता है बाय गिविंग मीथोट्रेक्सेट, तो प्रेडनिसोलोन देने की ज़रूरत कम पड़ेगी इन सम पेशेंट्स। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास हो गई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में। अब आता है लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स। ठीक है, तो इसमें एक तो आते हैं बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, जिनको हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं, लाबा। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं 2, जैसे फॉर्मेट्रोल, साल्मेट्रोल। ठीक है, अब ये होते क्या हैं, ये पिक्चर भी देखें तो इसमें भी इन्हेलर है जिसमें ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है साल्मेट्रोल। ठीक है, उसके साथ फ्लूटिकासोन जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ऐड किया गया है, लेकिन मेनली हम अभी उसका एक्शन देख रहे हैं कि साल्मेट्रोल का यानी बीटा एगोनिस्ट का, लाबा का क्या एक्शन है। ये जो होता है ना, याद रखिएगा ये लॉन्ग एक्टिंग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 12 घंटों तक जो है वो सिंगल डोज के बाद ब्रोंकोडाइलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं 12 घंटे तक। लेकिन हाउएवर इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो थोड़ा डिलेड होता है, तो इसीलिए देर से थोड़ा एक्शन कर रहे हैं। तो हम अगर किसी को एक्यूट एस्थमा का अटैक हुआ है अभी एक्यूटली, तो जल्दी ये तो सिम्टम को सही नहीं करेगा, तो उसमें हम नहीं दे सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम ये देते हैं, एक्यूट अटैक में नहीं दे सकते क्योंकि इसका एक्शन थोड़ा डिलेड है ऑनसेट। तो ये साल्मेट्रोल जो है ये हम लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ एस्थमा सिम्टम में देते हैं, स्पेशली अगर किसी को रात के टाइम पे नॉक्टर्नल सिम्टम हो रहे हैं या फिर किसी को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये साल्मेट्रोल लाबास जो है वो देते हैं। उसके बाद कुछ फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि थियोफाइलिन। ठीक है, थियोफाइलिन देखिए इस तरह से मेडिकेशन होती है जो कि ये थियोफाइलिन ना माइल्ड ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है और इसकी ना एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन को भी ये
जो है वो इनहिबिट करता है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस भी बढ़ाएगा, इन्हेंस करेगा, और डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज़ करेगा। तो उससे उसको पेशेंट का जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव होंगे अस्थमा के। तो इसमें हमारे पास सस्टेन्ड रिलीज थियोफाइलिन प्रिपरेशन होती है, थियोग्रैड 350 मिलीग्राम, जो पिक्चर भी है यहाँ पे लिखा हुआ है थियोग्रैड। ये हम एज ए एडजुवेंट थेरेपी यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द नॉक्टर्नल सिम्टम्स इन द पेशेंट हुज सिम्टम परसिस्ट डिस्पाइट द यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट। यानी वो स्टेरॉइड भी यूज़ कर रहा है, यहाँ पे उसने बीटा एगोनिस्ट सैलमेट्रोल वगैरह भी यूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके सही नहीं हो रहे, नॉक्टर्नल उसको सिम्टम्स हो रहे हैं। तो हम ये थियोग्रैड जो है सस्टेन रिलीज थियोफाइलिन दे सकते हैं। तो इसमें 200 to 500 मिलीग्राम BID डोज होता है, यानी ट्वाइस डेली। और सीरम थियोफाइलिन लेवल याद रखिएगा आपने इसके मेजर करने हैं 3 से 5 दिन आफ्टर द थेरेपी इज स्टार्टेड, क्योंकि इसमें हमें जो चाहिए थेरेपेटिक लेवल थियोफाइलिन का सीरम में वो 10 to 15 mcg/ml होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया 20 से तो फिर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सीरम लेवल मॉनिटर करते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो इंटरफेयर करती हैं, हमने पढ़ा हुआ है फार्मा में, सिमेटिडीन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मैक्रोलाइड, क्विनोलोन एंटीबायोटिक, ये सारे जो है इस थियोफाइलिन की जो क्लियरेंस है उसको कम करेंगे यानी कि क्लियर नहीं होगी, बॉडी में पड़ी रहेगी ये ड्रग। और कुछ ड्रग्स जैसे कि रिफाम्पिसिन, फेनिटोइन, बारबिचूरेट, टोबैको, ये इसकी जो है कंसनट्रेशन को बढ़ाएंगे, इसकी क्लियरेंस को इसकी क्लियरेंस को जो है बढ़ाएंगे, यानी बॉडी से रिमूव करेंगे, तो इसकी हाफ लाइफ शॉर्टन होगी। तो इन ड्रग्स का भी इंटरेक्शंस का भी ख्याल रखना होता है ड्रग प्रिस्क्राइब करते हुए। उसके बाद कुछ है मीडिएटर इनहिबिटर्स। मीडिएटर इनहिबिटर्स में हमारे पास क्रोमोलिन सोडियम एंड नीडोक्रोमिल सोडियम, और इसी तरह ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये 2 क्लासेस आ जाती हैं जो कि मीडिएटर इनहिबिटर है। ऐसा क्रोमोलिन सोडियम आपने सुना होगा बहुत, और नीडोक्रोमिल सोडियम ये आपने याद रखना है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, जो इसका एक्शन इस तरह से है कि ये इन्फ्लामेटरी सेल्स की जो है एक्टिवेशन नहीं होने देंगी, एक्टिवेट नहीं होंगे सेल्स, पार्टिकुलरली जो मास्ट सेल्स, यूजिनोफिल्स और एपिथेलियल सेल्स हैं, इनको एक्टिवेट नहीं होने देंगी, तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करेंगी। अब ये तभी सिर्फ इफेक्टिव हैं जब माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा हो, पार्टिकुलरली जब एक्सरसाइज उसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, पेशेंट को एक्सरसाइज से हो रहा है एस्थमा, तो उसमें आपने ये एज अ प्रोफाइलेक्टिकली ही दिए जाते हैं। ये एजेंट्स कभी भी डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर एक्टिविटी नहीं शो करेंगे, इनमें नहीं होती, ये सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी है, उस इन्फ्लामेशन को सेट नहीं होने देंगे। तो इसीलिए ये अक्यूट, किसी को अगर अस्थमा का अटैक हुआ है, अक्यूट सिम्टम्स हुए हैं, तो उसमें ये इफ़ेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि ये प्रोफाइलेक्टिकली दी जाती है। एक बार इन्फ्लामेशन सेट हो गई फिर ये किसी काम की नहीं है ड्रग्स, ठीक है। तो ये हमें प्रोफाइलेक्टिकली ही देते हैं। तो इसके भी 2 पफ दिए जाते हैं 4 बार रोज़ाना, 10 से 15 मिनट बिफोर एक्सरसाइज, ठीक है। जब हमने कहा था पार्टिकुलरली एक्सरसाइज इज़ अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, तो एक्सरसाइज से पहले पेशेंट ये यूज़ कर ले, और जिनको मतलब माइल्ड अस्थमा रहता है और एक्सरसाइज से ज़्यादा हो जाता है। फिर क्रोमोलिन जो है उसमें कह रहा है कि उसमें इतने साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन नीडोक्रोमिल जो है उसमें टेस्ट डिस्टर्बेंस, कफ, हेडेक, फेरेंजाइटिस, ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए ये हमारे पास आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, अवेलेबल है नेज़ल स्प्रे की फॉर्म में, और ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज से पहले 10 to 15 मिनट्स दिया जाता है पेशेंट्स को कि आप ये यूज़ करें रोज़ाना, 2 पफ रोज़ाना 4 मरतबा। उसके बाद आते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को हमने एंटागोनाइज करना है, ऐसी ड्रग देनी है। अब ल्यूकोट्राइंस होते क्या है, याद रखिएगा कि ल्यूकोट्राइन ऐसे मेडिएटर्स हैं बायोकेमिकल, जो कि हमारे एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन भी करते हैं और एस्थमा के सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। कैसे, एक तो एयरवे में जो स्मूथ मसल सेल्स हैं ना, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नैरोइंग करेंगे, और इसके अलावा वास्कुलर परमिएबिलिटी जो है वो भी बढ़ा देंगे, वो बढ़ेगा, फ्लूइड ज़्यादा आएगा, म्यूकस की सिक्रेशन को ये बढ़ाते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स को वहाँ पे ले आएंगे, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह के मीडिएटर्स हैं। तो अब ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर के जो एंटागोनिस्ट होंगे वो एक ऐसी न्यू क्लास ऑफ मेडिकेशन है फॉर द लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ द एस्थमा। तो इस जो क्लास में ड्रग्स आती हैं वो हमारे पास मोंटेलुकास्ट, ज़फिरलुकास्ट, ज़िल्यूटोन, ठीक है, ये हम आ जाती हैं। और ये ड्रग्स जो है ना एज ए अल्टरनेटिव कंसीडर होती है टू द लो डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन पेशेंट विद माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा, यानी माइल्ड उनको एस्थमा रह रहा है और परसिस्टेंट, तो उनमें हम ये दे सकते हैं। मोंटेलुकास्ट बहुत कॉमनली यूज़ होती है, और वंस याद रखिएगा बेड टाइम पे ये दी जाती है, 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम। मेरे पास ये अवेलेबल है, देखिए मोंटेलुकास्ट 10 मिलीग्राम, ठीक है, और ये माइटिका के नाम से मोंटेलुकास्ट है, एज वेल एज
इसमें ये 10 मिलीग्राम मोंटेलोकास्ट, ठीक है, बहुत कॉमनली यूज़ होती है, बेड टाइम पे दी जाती है 5 या 10 मिलीग्राम, और ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हो गई ये सारी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जो कि पेशेंट को रोज़ाना लेनी होती हैं, ये वो ड्रग्स हो गई। अब हमने दूसरी कहा था ट्रीटमेंट में क्विक रिलीफ मेडिकेशन होती है, जो अभी अटैक हुआ है उसको जो है जल्द से जल्द ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने वाली ऐसी ड्रग्स हों, उसी वक्त उसको फौरी जो है वो रिलीफ मिले सिम्टम्स से। तो क्विक मेडिकेशन में हमारे पास सबसे पहली क्लास हम देखेंगे बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। यहाँ पे भी हमने देखे थे, लेकिन वो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट थे। लाबा इसमें आ जाते हैं शॉर्ट एक्टिंग, जिनको हम साबा कहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। उसमें आता है हमारे पास एग्जाम्पल है सेल्ब्यूटामोल टर्ब्यूटेलिन, वो था सालमेट्रोल फॉर्मेट्रोल लाबास में, लेकिन साबास इसमें साल्ब्यूटामोल टर्ब्यूटेलिन, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी होती है, वो रैपिड सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट लाएगी इन पेशेंट विद ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। ये बहुत कॉमन होता है स्प्रे की फॉर्म्स में। ये देखिए सेलनोन के नाम से इसमें पड़ा हुआ है सेल्ब्यूटामोल प्लस बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है, इनहेल्ड। तो ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, जो कि क्विक रिलीफ मेडिकेशन के तौर पे इनहेलेशन स्प्रे जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अब इसका एक्शन पढ़ेंगे। इसने कहा कि ये ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है और रैपिडली जो इम्प्रूवमेंट देगा सिम्टम्स में वो यही सेल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटेलिन होते हैं। तो ये एजेंट करेंगे क्या, ये जाके स्मूथ मसल को, एयरवे में जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेंगे, ठीक है, और प्रॉम्प्टली वहाँ पे फिर एयर फ्लो इंक्रीज़ होगा, इस स्प्रे से वो रिलैक्स हो गए तो एयर फ्लो ज़्यादा होगा और सिम्टम्स जो है वो सही हो जाएंगे, रिड्यूस होंगे। तो हमारे पास इसमें सेल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटेलिन की भी फॉर्म्स होती हैं। इसमें हमारे पास इनहेल्ड है, ठीक है, इनहेल्ड बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो कि मैंने आपको दिखाया, इनहेलर है, ठीक है। तो और इसी तरह ओरल भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनहेल्ड का एक्शन देखें। इनहेल्ड में कह रहा है कि बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट थेरेपी इज़ इफेक्टिव एज ओरल, उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि ओरल या पैरेंटल थेरेपी इन इम्प्रूविंग द एक्यूट एस्थमा, और ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये फ़ायदा है कि इसमें जल्दी जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, यानी 5 मिनट से भी कम टाइम में, और सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स जैसे पाल्पिटेशन वगैरह भी इसमें कम होती हैं, क्योंकि इनहेल्ड है, डायरेक्टली लंग्स में जा रही है, तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट कम होंगे। तो इसीलिए जो इनहेल्ड ये बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं ना, ये हम ओरल के बजाय प्रेफर करते हैं, इनहेल्ड बजाय ओरल सबकुटेनियस या आईवी के, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पीछे भी बताया स्पेसर डिवाइसेस का यूज़, उनका यूज़ विथ मीटर्ड डोज इनहेलर मिनिमाइजेज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन कैनिस्टर एक्टिवेशन एंड इंस्पायरेशन, डिक्रीजेज द ओरोफेरेंजियल पार्टिकल डिपोजिशन एंड अलो इफेक्टिव डिलीवरी इवन ड्यूरिंग द टाइडल ब्रीदिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया कि डिवाइस ही होती है, बुक में भी बनी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इनहेलर है, उसी के साथ ही स्पेसर डिवाइस लगाई जाती है, और जो ड्रग है ना वो पहले स्प्रे, हम जैसे पंप प्रेस करेंगे तो वो स्पेसर डिवाइस में ड्रग जाएगी, फिर स्लोली जो है वो उसको इनहेल करेगा, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ड्रग जो है ओरोफेरेंजियल पार्टिकल्स एक्यूमुलेट नहीं होंगे, डायरेक्टली लंग्स में जाएगी, और जो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, जैसे बच्चे हो गए या एजिटेटेड लोग हो गए, ओल्ड एज हो गई, तो उनको नहीं पता होता कि अब स्प्रे किया अभी इनहेल करना है, वो कंट्रोल कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी ये स्पेसर डिवाइसेस जो है ना हेल्पफुल होती है। फिर क्या है, मीटर डोज इनहेलर इज़ एज इफेक्टिव एज नेबुलाइज़र, ठीक है, ये हमारा मीटर डोज इनहेलर है और ये इतना ही इफेक्टिव है जिस तरह के नेबुलाइज़र। अगर पेशेंट इनहेल कर सकता है विद कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उसको पता है कि अभी इसको प्रेस करना है, उसी टाइम पे इनहेल भी करना है, कोऑर्डिनेशन कर सकता है, तो उसके लिए ये ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन हाउएवर याद रखिएगा, अगर यही ड्रग हम सेल्ब्यूटामोल जो है ये हम अगर नेबुलाइज़र में दें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी बनिस्बत मीटर डोज इनहेलर की। क्यों? क्योंकि जो नेबुलाइज़र है उसमें थोड़ा ज़्यादा डोज ज़्यादा दिया जाता है, हायर, यानी 25 से 30 गुना ज़्यादा हायर होता है बनिस्बत इस इनहेलर के। तो जो नेबुलाइज़र थेरेपी है वो ज़्यादा इफेक्टिव हुई उन लोगों में जो कि कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे इनहेलेशन, ठीक है, उनको नहीं पता है किस तरह यूज़ करना है, या फिर उनकी एज की वजह से, या तो वो बच्चे हैं या ओल्ड एज है, या एजिटेशन की वजह से, या सीवियरिटी ऑफ एक्सासर्बेशन, एस्थमा का अटैक बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ है, तो वो ये सही से यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपने उनको नेबुलाइज़र की फॉर्म में ये सेल्ब्यूटामोल देना है, बीटा एगोनिस्ट। उसके अलावा क्या है, इनहेल बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हम ओरल की बजाय प्रेफर करते हैं या पैरेंटल की बजाय, क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक तो ये रैपिड इफेक्ट शो करता है, उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो कम होते हैं। मीटर डोज इनहेलर इज़ एज इफेक्टिव एज नेबुलाइज़र, वही बात रिपीट कर रहा है,
इफ़ द पेशेंट कैन इनहेल विद कोऑर्डिनेशन। हाउएवर इन द नेबुलाइजर हमने कहा हाई डोज दिया जाता है ड्रग का, तो ब्रोंकोडायलेशन भी जो है वो ज़्यादा होगी और कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर किसी को अक्यूट सीवियर अस्थमा हुआ है तो उसमें हम इस मीटर डोज इनहेलर के बजाय हम नेबुलाइज़र यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और डायरेक्टली बस मास्क लगा के नेबुलाइज़र। तो अब इसमें ड्रग जो है हमारा बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट सैल्ब्यूटामोल, जो वेंटोलिन इनहेलर के नाम से भी आता है, या टर्ब्यूटलिन, तो उसके हम पेशेंट को 2 पफ जो है वो हमने देने होते हैं। उसके बाद आता है ओरल बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। हमने कहा था ओरल भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबल जो है वो इनहेल्ड फॉर्म में ही है। तो ओरल क्या होता है, वो उन लोगों के लिए सिर्फ इंडिकेट करते हैं जो कि इनहेल्ड मेडिकेशन टॉलरेट नहीं कर पाते। तो वही जो सैल्ब्यूटामोल है वो 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो कि हम 3 से 4 बार रोज़ाना उनको खाने के लिए देते हैं। और इसके अलावा 4 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज़ वाली भी होती हैं, 8 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज़, तो ये हमने 3 बार रोज़ाना देनी होती है, ठीक है। तो क्विक रिलीफ मेडिकेशन में हमने बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट डिस्कस किए, शॉर्ट एक्टिंग जो के होते हैं, उसमें हमने इनहेल और ओरल दोनों किए। अगली जो टाइप है क्विक रिलीफ मेडिकेशन में, वो उसमें भी आ जाते हैं सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हम खाने के लिए देते हैं, ये याद रखिएगा ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं उन पेशेंट्स के लिए विद मॉडरेट टू सीवियर एक्सरबेशन और फॉर पेशेंट्स हु फेल टू रिस्पॉन्ड टू इनहेल्ड बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। यानी जो बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हम इनहेल्ड फॉर्म में दे रहे थे, उसको पेशेंट ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, और उसको या तो उसने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया या तो उसको मॉडरेट से सीवियर एक्सरबेशन हुई है, ठीक है। तो अब तो जाहिर सी बात है हम स्टीरॉइड्स की तरफ जाएंगे, सीवियर अटैक है।